हेलो, वेलकम टू द फिजिक्स सेशन ऑफ टुडेज स्टडीज। आज हमारा दूसरा लेक्चर है फिजिक्स का और पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। बहुत ही बेसिक्स है ट्वेल्थ फिजिक्स की, यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर हम समराइज करें, पहले क्या पढ़ा था हमने लेक्चर 1 में, आज लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं। तो हम पीछे का समराइज करें तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी branch of physics which deals with the forces, fields and potentials arising from static charges। तो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से कितने फोर्सेज होते हैं, क्या फील्ड होते हैं, क्या पोटेंशियल्स होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन स्टेशनरी चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी जाती हैं। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की पढ़ी थी और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप लेक्चर 1 फिर से देखिए और आज लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे इलेक्ट्रिक चार्ज की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कुछ डिटेल्ड प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे मैंने बताया था क्या होता है, तो याद हो जाना चाहिए आपको डेफिनेशन। एक लाइन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, क्या है? व्हाट डू नो बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? Simply, excess or deficiency of electrons constitutes an electric charge. It's a simple one sentence definition. Always remember, whenever somebody asks, just define electric charge. Immediately say excess or deficiency of electrons constitutes an electric charge. अभी आगे प्रश्न आते हैं कि हाँ, एक्सेस यानी अधिकता और डेफिशिएंसी यानी कमी इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज बनाता है। तो चार्ज कहाँ रहता है, किधर है? बॉडी के अंदर से। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये भी हमने लेक्चर 1 के एंड में देखा था कि चार्जेस हर सब्सटेंस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव चार्ज असाइन किया गया है इलेक्ट्रॉन्स पे। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपोजिट होता है नेगेटिव चार्ज से, और वैसा पॉजिटिव चार्ज कहां देखा गया है? प्रोटॉन्स पे, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और एटम का न्यूक्लियस बाउंड होती है ग्रेटर फोर्सेस से, न्यूक्लियर फोर्सेस से, वहां से प्रोटॉन्स बाहर नहीं निकल सकते हैं। न्यूक्लियस ब्रेक होगा तब प्रोटॉन्स रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज नेवर प्रोटॉन्स विल टेक पार्ट इन इजी रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस। तो हम जब भी इलेक्ट्रिक करंट शुरुआत के चैप्टर में पढ़ते हैं या स्टैटिक चार्जेज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, स्टेशनरी चार्जेज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो हमें चिंता नहीं करना है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्या प्रोटॉन आएंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे और आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर जाते हैं, कुछ रब करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से दोनों बॉडी जो रब की गई हैं वो चार्ज हो जाती हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज हो जाते हैं। तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, ये भी हमने लेक्चर 1 में देखा। तो मैंने अभी 2-4-5 मिनट में आपको समराइज किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स आपको सिंपल बारीक बारीक छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, जो हो सकता है आपने अभी 6, 7, 8, 9 तक ओवरलुक किया हो, नहीं पढ़ा हो, बस पढ़ लिया हो। इन लेक्चर्स को देखिए, बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ही सिंपल चीजें बताई जा रही हैं। तो हमारा फोकस इलेक्ट्रिक चार्ज पे था और चैप्टर का नाम था 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और हम अभी इस समय दूसरे लेक्चर पे चल रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है ये? एक डिवाइस है, डिवाइस यानी उपकरण, हम इसको डिवाइस मानेंगे, फिजिक्स का डिवाइस है। और ये डिवाइस हमारे लेक्चर्स में सबसे पहले आ रहा है। इस तरह के डिवाइसेस टाइम टू टाइम हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डिवाइस का प्रकार बदल जाएगा। इस डिवाइस की जो प्रिंसिपल है वो अलग है। किस काम आता है?
तो जैसे जैसे हम थ्योरीज को आगे बढ़ाएंगे, सिद्धांत आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही कुछ डिवाइसेस हमको मिलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? डिवाइस है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? एक डिवाइस है। फिजिक्स में जिसको हम पढ़ते हैं, उससे हम किसी किसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है और हम उसमें कुछ काम लेते हैं, उसका कोई प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं डेली लाइफ में। तो फिजिक्स के जो भी सिद्धांत हैं, थ्योरीज है, वो प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर समय समय पर डिवाइसेस बनाए जाते हैं। कॉमर्शियल लेवल पे भी डिवाइसेस है उन्हीं सिद्धांतों। हम ये सारा चीज फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम बहुत ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे सीखते हुए सब चीजों को। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमें पहला डिवाइस है। स्टूडेंट्स, मैं आपको सलाह दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे पहला डिवाइस हम पढ़ रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये जब भी मैं डिवाइस कहूं आगे लेक्चर्स में, तो आप समझ लीजिए मैं इनको 4 हेडिंग्स में पढ़ाऊंगा। 4 हेडिंग्स नाम, अब मैं हेडिंग्स नोट कर देता हूं। ये 4 हेडिंग में हमेशा आप आज प्रिपरेशन करना, कोई भी डिवाइस आए। और एग्जामिनेशन में भी ये 4 हेडिंग्स में से भी अलग अलग हेडिंग पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जब भी कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई डिवाइस हो, या लाइट में कोई डिवाइस हो, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी का टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लो लाइट में लेंसेज से बनाते हैं, ये सब डिवाइसेस हैं, एपरेटसेस हैं, उपकरण हैं जो किसी काम आते हैं, डेली लाइफ में इसका हम उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी उपयोगिता रखते हैं। बहुत सारे डिवाइस तो कॉमर्शियल लेवल पर इनका उपयोग होता है। अभी देखिए, हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले डिवाइस को पढ़ रहे हैं दूसरे लेक्चर में, और पहला चैप्टर है 12th फिजिक्स का। तो इसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में हम इसको 4 हेडिंग्स लगाए। तो 4 हेडिंग्स याद ध्यान रखेंगे आप, हेडिंग्स 4 हेडिंग्स में हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। 4 हेडिंग्स क्या क्या है? नंबर 1, हम पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत में काम करता है। तो हम किसी भी डिवाइस को, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बोला है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिसिटी में या कोई और डिवाइस आता है, उनको 4 पार्ट्स में बांट लीजिए आप। डिवाइड द एंटायर कंटेंट इनटू 4 हेडिंग्स, और वो हेडिंग्स रहेंगे, पहला प्रिंसिपल, सिद्धांत है। इस हेडिंग में आपको 1 या 2 लाइनें या 1 पैराग्राफ ही लिखना है, क्योंकि सिद्धांत केवल बताना है, स्टेटमेंट करना है, थोड़ा हिंट देना है क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। ये एग्जामिनेशन में 1 मार्क या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। या स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, या और कोई डिवाइस है, तो हमें ये प्रिंसिपल सबसे पहले याद होना चाहिए। और हमें जिसे पता भी रहता है कि ये डिवाइस किस किस सिद्धांत में बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसमें प्रिंसिपल में 2 चीज पता चल जाती है कि किस सिद्धांत में काम करता है और किसके लिए बना रहे हैं, क्या उपयोगिता है, ये है। हालांकि उपयोगिता वाला हेडिंग लास्ट में भी है, बिल्कुल, लेकिन पहले हम इंट्रोडक्शन के रूप में इस प्रिंसिपल को देंगे। तो आप एक इंट्रोडक्टरी हेडिंग मान सकते हैं इसको, प्रिंसिपल। तो हम आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, और प्रिंसिपल लिखने के बाद अच्छी तरह से हम फिर आगे देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। This heading is to be written in little depth. इसको हम एलाबोरेट करते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 शब्दों से कहा है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये ज्यादातर कंस्ट्रक्शन और कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, इस पे आधारित होता है। इसलिए अगर मान लीजिए कोई सिर्फ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछ रहा है कि भाई किस तरह से इसको, क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इस डिवाइस को, और ये इसकी वर्किंग क्या है जरा बताइए, ये तो हम इस पर फोकस करते हैं। अकेला ही ये डिवाइस 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के साथ में डायग्राम तो जरूर बनाना है। द डायग्राम इज इनएविटेबल, डायग्राम इज नेसेसरी। कंस्ट्रक्शन वर्किंग
I have not mentioned the diagram, but construction and working explanation is incomplete without making a proper diagram. तो देखिए डायग्राम ऑलरेडी आई हैव ड्रॉ, मैंने आपका समय बचाया और मैंने डायग्राम अपने स्वयं अपने हाथों से यह बनाया है, कहीं चार्ट पेपर नहीं दिया है, लगाया है मैंने। और हम भी इस डायग्राम को हाँ अगर वर्कआउट करते हैं स्टूडेंट्स तो बोर्ड एग्जामिनेशन में वो इस लाइन डायग्राम की तरह इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम कोई भी टॉपिक ये सोच के छोड़ नहीं सकते कि तो सिंपल है, हम इसमें क्या करें। लेकिन अगर वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन आ जाता है तो हमें वह प्रॉपरली लिखना होगा, तभी हमको मार्क्स मिलेंगे, अलॉटेड मार्क्स मिलेंगे। इसलिए डायग्राम की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं समझाने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग विद डायग्राम ये सेकंड पार्ट है, सेकंड हेडिंग है, और इस पर ज्यादा लिखना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो हम प्रिपरेशन ये भी आज देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज अ थ्योरी। थ्योरी मीन्स यहां गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की थ्योरी का मतलब है सिद्धांत। एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में लिखा जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे डिवाइसेस रहेंगे जहां आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डायग्राम जितनी डेप्थ में लिखा है आपने, जितना एलोबरेट कंस्ट्रक्शन वर्किंग किया है डायग्राम के साथ में है, उतना ही अमाउंट ऑफ थ्योरी विथ मैथमेटिकल डेरिवेशन करना पड़ सकता है। इसका मतलब है मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर इन्वॉल्व है उस डिवाइस की कॉन्सेप्ट में अगर है तो उसको हम थ्योरी की हेडिंग में लाएंगे। थ्योरी का मतलब है कि अगर कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन है, क्या प्रिंसिपल को एलाबोरेट करते हैं थ्योरी में, यानी जो सिद्धांत है अगर उस सिद्धांत में बहुत सारा डेरिवेशन है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला को डेरिवेशन करना या उसके आधार पर हमें सिद्धांत को बताना है, प्रिंसिपल को बताना है, then that comes in the theory part. So theory heading includes definition and derivation of formula involved related to that device. Here is the gold leaf electroscope. तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में मैं थ्योरी का कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो उपयोग, इसकी उपयोगिता है वो थोड़ी लिमिटेड है, कम जगहों पे हम इसको उपयोग कर सकते हैं। जहां इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं हम ये देखने के लिए उपयोग करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी पर है या नहीं है। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी यूज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दिस इज जस्ट ए सिंगल लाइन एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, लेकिन इसकी उपयोगिता है हमारी बहुत ज्यादा हो सकती है, अलग अलग लेबोरेटरीज में हो सकते हैं जहां हम प्रयोग कर रहे हों कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी नेगेटिव चार्ज है, इसमें चार्ज है भी या नहीं, या कितने चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है किसी बॉडी पे। तो हम ये सिर्फ डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ मेजर करता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब है हम इसमें कोई क्वांटिटी मेजर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस रॉड पे चार्ज की मात्रा कम है और दूसरा रॉड कोई चार्ज रॉड आती है इसमें चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा है, या कोई रॉड दूसरी तीसरी रॉड है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो मैंने इंट्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है, प्रिंसिपल थोड़ा बता भी दिया है, और क्या जानकारी है क्या इसे भी बता दिया। डिटेल में मैं एक एक स्टेप हेडिंग वाइज अभी आगे आपको समझाऊंगा, और थ्योरी हेडिंग पे पहुंच गया हूं। अभी तो मैं ये बता रहा हूं, अभी ये पार्ट आज मैंने लेक्चर 2 में बता रहा हूं कि हर डिवाइस को हम 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। इसको इतना अधिक समय मैं नहीं लूंगा बताने के लिए, अब आगे डिवाइसेस जो आएंगे यहां आप बस मैं आपको एक हिंट दूंगा कि व्हाट आर द 4 हेडिंग्स under which you read gold leaf electroscope or other device. Then you have to remember principle, construction working, second heading, theory, and then
Last heading, but not the least, it is the application or usage. जो डिवाइस होगा उसकी कुछ उपयोगिता होगी तभी तो डिवाइस बनाया जा रहा है, उसकी उपयोगिता है तभी डिवाइस है। तो क्या क्या उपयोगिता है, आप बहुत सारी उपयोगिता लिस्ट कर सकते हैं, डिटेल में बता सकते हैं। एक उपयोगिता तो यहां भी बता सकते हैं प्रिंसिपल में कि इसके लिए बनाते हैं, ठीक है। इसकी और भी मैनीफोल्ड एप्लीकेशंस हैं अगर किसी डिवाइस की, है ना, बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, तो हम पूरी लिस्ट कर सकते हैं। यूजेज, केवल यूजेज ही पूछे जा सकते हैं, जैसे 12th फिजिकल लास्ट चैप्टर के मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब मैं लास्ट चैप्टर पे पहुंचूंगा, और दैट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो वहां शब्द ही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ड है वो, जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहते हैं उनको। तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, लेटेस्ट थ्योरी है जो हम पढ़ते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोड शुरुआत में पढ़ाया जा रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हम किसी, हर एक कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए हर डिवाइस अपनी उपयोगिता रखता है, लेकिन हम कैटेगराइजेशन देखेंगे, कैटेगरिकली हम ये देखेंगे कि हाँ कोई थ्योरी और कोई डिवाइस कमर्शियल लेवल पर इसका ज्यादा उपयोग हो रहा है, हाँ ठीक है, हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से, आपके कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना। तो फोर्थ में यूजेज और एप्लीकेशंस, एक ही बात है, यूजेज और एप्लीकेशंस ऑफ द डिवाइसेस। This is the complete plan of study of any device in physics. You can get this idea in chemistry also, in biology also, जो मैं बता रहा हूं फिजिक्स का। मैं तो हमेशा कहता हूं कोई भी डिवाइस जैसे आए उसको 4 हेडिंग्स में प्रिपेयर करें। चलिए मैं शुरू करता हूं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है और इसका क्या उपयोगिता है, क्या प्रिंसिपल है। तो समझ रहे हैं, डायग्राम बनाया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ सी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, लीफ, लीफ का मतलब है स्ट्रिप, पत्ती, जैसे ट्रीज की लीव्स होती है, एक लीफ पेड़ की पत्ती होती है, वैसे ही थिन शीट, थिन पीस ऑफ शीट, ओके, लीफ मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड लीफ, ओके। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप मीन्स to detect, this is a device to detect whether a body is charged or not, that's the electroscope. So electroscope is the device which is used to detect the presence of charge on a body, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में ये कह सकता हूं, व्हाट इज द प्रिंसिपल, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, आई विल से it works on the principle that like charges repel each other. दो बॉडीज हैं, दोनों पे सेम काइंड ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दे विल रिपेल ईच अदर, सिंपल यही सिद्धांत है इसका, प्रिंसिपल का। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसी का उपयोग किया गया है। तो कैसे हम आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, वर्किंग क्या है इसकी, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डायग्राम में क्या क्या है, हम पहले आपको डायग्राम की ओर आपको ले जाएंगे। डायग्राम देखिए क्या है कि एक बॉक्स होता है, इसको हम वुडन बॉक्स बना सकते हैं, वुडन चारों तरफ से, लेकिन इसमें जो विंडोज हैं वो ग्लास विंडोज हैं। आप ग्लास विंडोज को 3 तरफ से कर सकते हैं, एक तरफ से रोक सकते हैं। तो फ्रंट है उसमें ये यहां में से दिखाई देगा कि अंदर क्या हो रहा है, तो ग्लास विंडोज होंगी, ओके। इस ग्लास विंडोज वाले एक बॉक्स में ऊपर से एक होल करके, ऊपर ग्लास नहीं है, ऊपर होल करके जिस तरह एक रॉड पास हो सकती है, उस रॉड को रबर से क्लैंप कर सकते हैं। और ये रबर का और ये इंसुलेटिंग मटेरियल का है, रबर इंसुलेटिंग मटेरियल, लेकिन जो रॉड जो पास होती है वो मेटेलिक रॉड होती है। इसलिए देखिए आप, ये मेटेलिक रॉड, मेटल रॉड है जो यहां दिखाई गई, यहां तक नीचे से जाती है, बीच में यहां ये जॉइंट होती है, वहां रबर होती है।
हम आगे बताएंगे कि रबर का इस्तेमाल यहाँ क्यों करते हैं, क्योंकि रबर एक इंसुलेटिंग मटेरियल होती है। रबर भी सब्सटेंस होता है, रबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होते होंगे, लेकिन उसको इसमें जो चार्ज है वो मूव नहीं कर सकता है। जहाँ चार्ज है आप इसको चार्ज भी करेंगे तो चार्ज वही रहेगा, एक जगह मूव नहीं करता। इसलिए एक करंट चार्ज को आगे मूव नहीं करने से क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इंसुलेटर की तरह से माने जाते हैं। यानी अगर हम रबर को यहाँ टच करते हैं अपने हाथ, आवर बॉडी इज कंडक्टिंग, अगर हमें चार्ज हमारे पास है, चार्ज हमारे थ्रू अर्थ में चला जाएगा। जैसे कभी कभी कल मैंने बताया था या पिछले लेक्चर 1 में बताया था कि अगर हम ग्लास रोड को रब करते हैं तो ग्लास रोड पे चार्ज आता है। तो अभी बारीकी से ध्यान दीजिए कि हम जब भी कोई प्लास्टिक रॉड या ग्लास रॉड किसी रब करें तो हमें इसको इंसुलेटिंग ग्लव्स पहन के करना चाहिए, यानी हमारे हैंड और इसके बीच में एक इंसुलेटिंग कैप होना चाहिए सेफ्टी के बतौर। इस तभी ये चार्ज इस पर रेस्ट कर सकता है, चार्ज हो जाएगी, चार्ज हमेशा पर रहेगा। लेकिन अगर हम अपने हैंड्स में बिना इंसुलेटिंग ग्लोव्स पहने हुए, दस्ताने पहने हुए, जैसे ये ग्लोव पहने हुए हैं मिटाने के लिए, वैसे इंसुलेटिंग मटेरियल का होना चाहिए, देन हम इनको लग सकते, तब इसमें जो चार्ज होगा वो यही रहेगा। क्यों, वो इंसुलेटिंग मटेरियल से वो हमारे हैंड की ओर नहीं जाएगा। तो अगर हम ऐसे बेयर हैंड में ही इसको पकड़ेंगे तो जब हम इसको रब करेंगे तो चार्ज होता जाएगा और चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में भी जाता जाएगा। तो ये इसके ऊपर चार्ज स्थिर नहीं रह सकता है, चार्ज नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हमें जगह जगह जहां आवश्यक है चार्ज को फ्लो नहीं होने दें। चार्ज डेवलप हो गया है और चार्ज की स्ट्रेंथ हम नोट करना चाहते हैं तो चार्ज में कोई कमी नहीं आए, इसलिए हम इन रबर का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये ऊपर नॉब है, नॉब का मतलब है कोई भी बॉडी जिसको आप लगता है कि ये चार्ज है या नहीं, उस बॉडी, वैसे तो हमें दिखाई नहीं देता है बॉडी को चार्ज है नहीं, हम विजुलाइज नहीं कर सकते, उसको हम क्या टच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। जब हम कांटेक्ट करते हैं तो पूरी रॉड चार्ज हो जाती है, चार्ज यहां से आता है, इसके बॉटम एंड पर गोल्ड लीव्स होती हैं, गोल्ड लीव्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गोल्ड लीव्स, इसी आधार पर नाम पड़ा हुआ है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, गोल्ड लीव्स यहां है। अब यहां आपको इसका क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ये बॉक्स और ग्लास विंडो और ये मैकेनिज्म दिखाया है, तो गोल्ड लीव्स को अलग से दिखाया है। ये यहां से देखिए, इसको यहां टच करते हैं और ये नॉब है, वो कैसे है, इस तरह से ये इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेशन का पैकअप है जॉइंट की, ये पॉजिटिव चार्ज आता है। तो गोल्ड लीफ का मतलब है कि इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, एक लीफ को फोल्ड किया ऐसे, तो फोल्ड करने से क्या होगा कि ये दो पार्ट बन जाते हैं, तो दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा। जब दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा तो दे विल डाइवर्ज, showing that the body which is touched with the knob of the electroscope is charged, then only the leaves are separated. Okay? अगर लीव सेपरेटेड नहीं होती है इसका मतलब बॉडी अनचार्ज है, बॉडी न्यूट्रल है, नॉट इलेक्ट्रिफाइड है। तो ये सारी चीजें हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से सेकंड्स में पता चल सकता है, विद इन नो टाइम, हमें केवल टच करना भर है। तो गोल्ड लीव्स यहाँ है, उसको अलग पार्ट यहाँ दिया हुआ है। मैंने ए और बी में भी बताया है कि गोल्ड लीफ जब न्यूट्रल होती हैं तब ये उनके बीच में एक नॉर्मल सेपरेशन है वो रहेगा, जो नॉर्मल सेपरेशन होता है। लेकिन जैसे ही बी पार्ट में टच करते हैं और मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे स्प्रेड होगा, जस्ट कंटिन्यूअसली स्प्रेडिंग, तो ये लीफ इधर जाएगी, ये लीफ इधर जाएगी। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, the degree of divergence is the indicator of strength of the charge on the rod which is touched with the knob। यानी इसका कितना अमाउंट से डाइवर्ज होती है, कितना फास्ट डाइवर्ज होती है, ज्यादा कितना फैलती है, ये इंडिकेशन होगा कि हमारे रॉड पर कितना चार्ज है। अगर इसका फैलाव कम है, हल्का सा है, हम कहेंगे बॉडी की कम चार्ज है। ज्यादा फैलाव है, बॉडी ज्यादा चार्ज, मैक्सिमम फैलाव है, बॉडी ज्यादा है। तो हम डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं। तो आपके सामने मैं समझता हूं पिक्चर क्लियर हो गई होगी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और कैसे बनाते हैं इसको।
और इसकी वर्किंग क्या है। ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम के सहित मैंने आपको हेडिंग 2 में अभी समझाया, और इसको समझते जाइए और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप डायग्राम बना के, और घर पे किस तरह से आता है। आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, एक या दो पैराग्राफ लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें प्रैक्टिस लिखने की जरूर करना चाहिए। आप सभी चीजें समझते हैं और सीधे लिखते हैं वहां पे, तो जरूरी नहीं है कि आप जो लिख रहे हैं वो सही तरह समझा पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए हमें क्या लिखना है उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए। ओके, तो हमारे पास दो पार्ट आ गए हैं, हमने आपको समझा दिए, आप भी समझ गए होंगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है प्रिंसिपल है, और इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है। अब आते हैं हम थ्योरी। थ्योरी थ्योरी में हम कोई इसके पीछे फिजिक्स से कितनी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं है। देयर इज नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि ये कोई मीटर नहीं है। जैसे गैल्वेनोमीटर भी पढ़ाएंगे, वो भी डिवाइस है। तो गैल्वेनोमीटर में बहुत सारा डेरिवेशंस हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर्म मीटर। Galvanometer is a device which can be converted into another device, voltmeter. तो वहां थ्योरी है, वहां मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, तो हम वहां थ्योरी ज्यादा लिखेंगे। यहाँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में थ्योरी इसकी जो फिजिक्स बता सकते हैं, तो हम क्या बताएं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताएंगे कि दिस मेजर्स द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स which indicates the strength of the electric charge of the rod which is touched with the metal knob of the electroscope. तो हम कितनी डिग्री है, और इलेक्ट्रिक चार्ज से ये रिपल्सन क्यों होता है, ये थ्योरी में कहते हैं क्यों होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से हम 4 हेडिंग्स में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। तो पहले आप अगर समझ गए होंगे तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप 4 हेडिंग्स, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, यूजेज एंड एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बाद यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस की और प्रॉपर्टीज आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के मिडिल पार्ट तक हम आ गए हैं। तो उसमें जो पढ़ा वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी पे हम ला सकते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करने के कई तरीके हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी में आज। और हाउ टू चार्ज ए बॉडी, निश्चित रूप से पहले न्यूट्रल बॉडी होगी तभी कह रहे हैं हाउ टू चार्ज ए बॉडी। तो चार्ज करने के कई तरीके हैं। आज हम एक या दो प्रोसेस देखते हैं कैसे चार्ज करते हैं, उन पे आगे। लेकिन उससे पहले हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा। क्यों पढ़ा? कि अगर हमने चार्ज कर दिया है तो हमें कंफर्मेशन तो चाहिए कि बॉडी चार्ज हो गई है, नहीं चार्ज हुआ है। तो बॉडी चार्ज हुए या नहीं हुए, हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास में है, तो उसके नॉब से उस रॉड को टच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन गोल्ड लीफ्स में फैलाव है या नहीं है, फैलाव कम है या ज्यादा है। उस हिसाब से हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हैं। इसलिए अगली कैटेगरी, अगली श्रेणी में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही आया हमारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं। इस जो हमारी लेक्चर है या लर्निंग कर रहे हैं, उस कैटेगरी में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ने के बाद ही हम आगे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो अब हम इसको अगर हटाएं, रब करें, तो हम आगे इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप को यहाँ बना रहने देंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जब तक के लेक्चर खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम बना रहेगा। और हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम टॉपिक ले रहे हैं कि चार्जिंग प्रोसेसेस। कौन कौन सी चार्जिंग प्रोसेस हैं? हम चार्जिंग प्रोसेसेस का मतलब है कि
हाउ टू चार्ज ए बॉडी, मतलब यहां लिख देता हूं, हाउ टू, व्हाट आर द मेथड्स by which we can charge body, how to charge a body. ओके, ये चार्जिंग प्रोसेसेस में पता चलेगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग द बॉडी, ऐसे कह सकते हैं आप, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। तो क्या क्या है, मैं लिस्ट कर सकता हूं, आप भी बताइए। लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बाय रबिंग द टू बॉडीज, बिल्कुल सही है। अगर हमें चार्ज करना है तो हमें दो बॉडी को रब करना है। हम केवल समराइज कर रहे हैं, और कोई विशेष प्रकार की चार्जिंग है वो मैं लिखूंगा, अलग से टॉपिक बना के लिखूंगा, तो भूलना नहीं चाहिए हमको। कभी ये पूछा हाउ टू चार्ज ए बॉडी, रब देम, टेक टू बॉडीज, rub the two bodies, definitely loose bound electrons in one of the bodies will be shifting, there will be shifting of body electrons from one body to another body। तो इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जिस बॉडी के ऊपर वो निश्चित रूप से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हम रबिंग करने से चार्ज कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही प्रयोग में लाना है या नेगेटिव चार्ज में लाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस बॉडी पर हम पॉजिटिव चार्ज लाना है, नेगेटिव चार्ज लाना है, वो भी आगे हम देख सकते हैं। तो बाय रबिंग द टू बॉडीज, ओके। और कभी हमें जैसे भी कर सकते हैं, भाई मेकिंग contact with a charged body, okay, with an electrified body, electrified लिख सकते हैं, electrified body, you can charge a body by rubbing with another body। यानी एक बॉडी ये होगी, दूसरी बॉडी एक और होगी, दो बॉडी रब करिए तो बॉडी तो चार्ज होएगी, रबिंग करने से पहले न्यूट्रल थी। अब ये बॉडी मान लीजिए दूसरी तरह से चार्ज करना चाहते हैं, तो हम इस बॉडी को किसी ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई, ऑलरेडी चार्ज बॉडी इसे मालूम है, हम इलेक्ट्रोस्कोप से पता कर सकते हैं दूसरी चार्ज बॉडी है, उसको हम स्टैंड में लगा सकते हैं कि ये चार्ज बॉडी है। वो चार्ज बॉडी अगर इस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट टच करा दीजिए तो चार्ज उस पर आ जाएगा, तो ये चार्ज हो जाएगी। अब चार्ज कितना आता है क्या नहीं आता ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे के विषय है कि चार्ज क्या आगे जाके ऐड हो जाता है, ये चार्ज हटता है क्या, तो आगे हम बेसिक प्रॉपर्टी और पढ़ने वाले हैं। चार्जेस की एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, सो मेनी प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट टॉपिक लेसन्स, तो वो ध्यान रखिए आप। तो by rubbing the two bodies we can charge the bodies by making contact the neutral body with the electrified body या charged body, we can charge body। और भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मैं आज एलोबरेट करना चाहूंगा और वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है ये भी हम देख सकते हैं, और हम चलिए एक सेपरेट डायग्राम बनाते हैं इसके अलावा, और हम डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसे इंडक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ये आगे देखिए, इसको मैं एलैबोरेट करता हूं, और आज हमारा जो लेक्चर है चार्जिंग बाय इंडक्शन पर है समाप्त होगा, और आगे हम कूलम्स लॉ और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ाएंगे। इसमें वो लेक्चर नंबर 3 में आएगा। अभी लेक्चर नंबर 2 में हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और चार्जिंग बाय इंडक्शन देख रहे हैं, और चार्ज किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, क्या टेक्निक्स हैं, सिंपल टेक्निक्स हैं या कोई विशेष उसमें टेक्निक का इस्तेमाल होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन किसी बॉडी को कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको रब करते हैं और चार्जिंग बाय इंडक्शन टॉपिक लिखते हैं और डायग्राम भी बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं किस तरह से बॉडी चार्ज हो सकती है इंडक्शन के प्रभाव से। ठीक है, और सबसे पहले तो देखो इंडक्शन होता क्या है।
इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। Let us consider a glass rod. ओके, ग्लास रॉड कंसिडर किया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है सपोज, ग्लास रॉड इज अ पॉजिटिव चार्ज सपोज। हम इसमें चार्ज है या नहीं, हम मेटल नॉब से टच कराएंगे, गोल्ड लीफ वो फैल जाएगी, डाइवर्ज होंगे, हम इंश्योर कर सकते हैं कि चार्ज बॉडी है। ये चार्ज किसी न किसी प्रकार से आया होगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग दिस, अभी हमें उस पर विचार नहीं करना है, हमें तो आगे इससे दूसरी किसी बॉडी को चार्ज करना है। तो दूसरी बॉडी को हम इसको किसी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट कर देंगे, तो हम अभी लिस्ट कर ही चुके हैं, हम हो सकते हैं चार्ज हो जाएगी, रबिंग से कर ही सकते हैं। लेकिन थर्ड काइंड ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होगा? हम अगर इस चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल चार्ज बॉडी, मान लीजिए एक स्फीयर है और ये मेटलिक स्फीयर है मान लीजिए, और ये बेस पे रखा हुआ है किस पे, मान लीजिए, जिसको कहते हैं दिस इज इंसुलेटिंग मटेरियल स्टैंड, और दिस इज अ मेटलिक स्फीयर, मेटलिक स्फीयर है। इस मेटलिक स्फीयर पे अभी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल स्टैंड पे ये रखा हुआ है, और ये इसको हम टच करते हैं, पास में लाके टच करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। क्या सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, या ये चार्ज ये दोनों बॉडीज में फैल जाएगा? टच करने पर ये भी जिज्ञासा, ये भी दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे, क्योंकि वो सारे प्रश्नों को हम साथ साथ थोड़े आंसर तो करते चलें, डिटेल में फिर पढ़ेंगे। अगर हम टच करके चार्ज कितना इस पे आएगा नहीं आएगा, ये भी हम आगे विषय में पढ़ने वाले हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारा यहाँ विषय इंडक्शन से चार्ज करना है इस बॉडी को, और इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं करना है। हम इसको पास में लाते हैं इंडक्शन में, लेकिन बहुत ही पास में लाके इसको स्थिर कर देते हैं, और उसके प्रभाव से इसमें चार्ज डेवलप होता है। किस तरह से होता है ये देखते हैं इस स्फीयर पे। तो मैं सिर्फ इंडक्शन बता रहा हूं, और फिर मैं ये देखता हूं कि इनको सेपरेटली कैसे चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन के प्रभाव से। तो इंडक्शन होता क्या ये बताएं। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू एन न्यूट्रल बॉडी with no intention of touching it, यानी हमें टच नहीं करना है। इफ ए बॉडी इज ब्रॉट नियर टू ए न्यूट्रल बॉडी या नियर न्यूट्रल बॉडी विदाउट टचिंग द बॉडी, दिस विल इन्फ्लुएंस अपोजिट चार्ज ऑन द बॉडी। यानी आपका पॉजिटिव चार्ज जब पास में आएगा तो इसको टच नहीं हुआ, लेकिन टच होने से पहले जैसे ही नजदीक आएगा तो ये इसका प्रभाव इस पे आएगा। क्या प्रभाव आएगा हम इसको धीरे देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये पॉजिटिव चार्ज कब हुई होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो इक्वेशन है बैलेंसिंग था वो नहीं है, तभी तो चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नेगेटिव चार्ज की कमी है, नेगेटिव चार्ज की कमी है। न्यूट्रल बॉडी के पास यहाँ अगर ले जाते हैं, टच नहीं कर रहे हैं, टच करेंगे तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, अपने जैसे ही इसको ये भी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम टच नहीं करें, हम सिर्फ पास में ले आए इसको। ओके, हम इसको पास में लाते हैं, ठीक है। जब पास में लाने से अगर थोड़ा डिस्टेंस भी है और इस पर चार्ज बहुत ज्यादा है तो भी ये इतनी दूर से इंड्यूस कर सकती है, ये बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज को इंड्यूस कर सकती है। इंडक्शन ऑफ चार्ज कहेंगे। अगर चार्ज किसी डिस्टेंस से
उसमें पैदा किया जा रहा है, दूर से पैदा किया जा रहा है, तो हम कहते हैं भाई चार्जिंग बाय इंडक्शन हो रहा है। तो हमारे पास चार्ज होता क्यों है ये इसलिए होता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की कमी है। मतलब इसको बॉडी किसी दूसरी बॉडी के पास आएंगे तो दूसरी बॉडी की जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल। लेकिन उस नेगेटिव चार्ज में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंड है हर एटम में, वो इलेक्ट्रॉन्स पास में आने की वजह से, इधर अट्रैक्शन की वजह से वो यहां आने की कोशिश करेंगे, तो वो यहां सभी असेंबल हो जाएंगे। यानी ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स will be moving towards front side of sphere if a positive charge body is brought near it, not touch। तो नेगेटिव चार्ज यहां आते हैं। तो यहां अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां इकट्ठे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये माना जाएगा कि यहां नेगेटिव चार्ज की अधिकता होगी। लेकिन दूरी है, वो दूरी की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां अकुमुलेट नहीं करा पाता है, इसलिए बहुत ही कम अधिकता होती है नेगेटिव चार्ज की। कम अधिकता का मतलब है इट इज accumulation, the negative charge is developed but it's very feeble negative charge will be developed, a small amount of negative charge। जितना स्ट्रेंथ यहाँ है पॉजिटिव चार्ज का उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्युमुलेट होता आता है। अभी ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि और भी इलेक्ट्रॉन्स आना चाहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे, तो एक अपोजिंग फोर्स डेवलप भी हो जाता है। नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, इसलिए जितना अमाउंट यहां आना था उतना आ जाता है और बाकी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं आते हैं। अभी देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ जाएंगे तो यहां कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, आखिर स्फीयर के भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए तो इधर इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी महसूस होगी, इसलिए यहां एक पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे रियर एंड। तो रियर एंड इज पॉजिटिव चार्ज, पीछे के हिस्से में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ। और फ्रंट पोर्शन में, फ्रंट एंड या फ्रंट पोर्शन ए नेगेटिव अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप। अगर ये नेगेटिव चार्ज और यहां पास में लाई जाएगी तो यहां पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये बॉडी चार्ज तो हो रही है, ठीक है। तो ये जो चार्जिंग प्रोसेस हो रही है वो कौन सा प्रकार हो गई, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। बॉडी न्यूट्रल थी, चार्ज हो रही इंडक्शन के प्रभाव से, ये बॉडी को लाना पड़ता है ऑलरेडी चार्ज बॉडी को, और पास में लाना होता है, बहुत नजदीक लाना होता है और उसको कॉन्स्टेंटली उसके पास रखना होता है, तो तब तक बस ये। लेकिन जैसे ही इसको दूर ले जाएंगे, ये इसके प्रभाव में है, जैसे ही दूर ले जाएंगे ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिर से, और फिर से न्यूट्रलिटी आ जाएगी, ये फिर से न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी, यहां नहीं रहेगी। तो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन विच इज नोन एज चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे, अभी हम एक प्रयोग और करते हैं, और वो ये है कि क्या हम अभी तो बॉडी को हटाएंगे, चार्ज बॉडी को हटाएंगे तो इंडक्शन का प्रभाव खत्म और बॉडी न्यूट्रल है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इंडक्शन के द्वारा परमानेंट कुछ समय तक चार्ज रहे उस स्फीयर पे, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वो देखें कैसे करते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय फर्स्ट स्टेप, एक दो स्फीयर हम लेते हैं और दोनों स्फीयर को हम प्लास्टिक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं, और ये मेटेलिक है, ये तो बताया है मेटेलिक स्फीयर। मेटल, ठीक है, मेटल ए है, ओके। अभी एक स्फीयर और लेंगे और दोनों स्फीयर को हम कांटेक्ट में रख देंगे, ठीक है, ये रखे, एक स्फीयर और उसके कांटेक्ट में रख दिया, तो ये भी स्टैंड पे है मेटल। ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड्स, ये मेटल्स हैं,
ए है और ये बी है। मेटल स्फीयर ए एंड बी न्यूट्रल हैं। हम चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये देखना चाह रहे हैं अभी कि हम इंडक्शन के द्वारा कि परमानेंट थोड़ी वो हटा भी दें हम चार्ज बॉडी को, तो भी हमें चार्ज कुछ समय तक मिल जाए, तो हम कहेंगे हाँ अभी हम उस चार्ज को परमानेंटली कुछ समय तक प्रोक्यूर कर रहे हैं, और वो चार्जिंग बाय इंडक्शन से हो सकता है। तो ये ए है, बी है, न्यूट्रल है। तो ए स्टेट न्यूट्रल स्फीयर्स, neutral spheres are there. Now in the B diagram, B part, what we do, let us rub this. हम इसको और डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ये लेक्चर 2 चल रहा है, मेटल स्फीयर। ओके, अभी ये मेटल स्फीयर्स हम फिर से बनाते हैं। स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड, ओके, रखे हुए हैं, ये कांटेक्ट में है दोनों। वी ब्रॉट ए चार्ज बॉडी, लेट अस से इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज ब्रॉट नियर। तो क्या होगा, निश्चित रूप से दो स्फीयर टच कर रहे हैं आपस में, तो ये दोनों एक बॉडी हो गए मान के चलिए। दो पार्ट में, पहले दो अलग अलग थे, ये भी हमने टच किए हुए हैं, इनको अलग भी रख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, न्यूट्रल हैं, लेकिन यही टच किए हुए हैं, अब एक बॉडी है। तो होगा क्या, ये फ्रंट पोर्शन स्मॉल स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बाय इंडक्शन, और इसके रियर एंड पीछे का हिस्सा ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बाय इंडक्शन। बिल्कुल ये स्थिति रहेगी। इसको हम चार्ज रॉड को यहां रखे रहेंगे, ये डिस्टेंस होगा इतना इनके बीच में, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये यहां रहेगा। अभी चार्ज तो हो गए, लेकिन अभी तो कंडीशन ये है कि इसको हम अलग ले जाएंगे, यहां से चार्ज डिसअपियर हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी फिर से हो जाएगी। इनको परमानेंट कैसे रखें, ये बताइए कैसे कर सकते हैं। हमारे पास अभी देखिए हम सी पार्ट में इसको यहां इस स्टेप में कर सकते हैं। हमारे पास रॉड है, पॉजिटिव चार्ज रॉड ऑलरेडी है, ये रहा, ओके। हमने स्फीयर को ये रखा हुआ है, स्टैंड पे है, ये रहा। अभी हम इस स्फीयर को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, ये यहां, इससे यहां हम थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं और स्टैंड को थोड़ा खिसका देते हैं इधर पीछे की ओर। तब क्या होगा, अब देखिए, अभी जो नेगेटिव, ये चार्ज रॉड अभी भी पास में ही है, इसका कंपल्सन, इसका इन्फ्लुएंस अभी भी है, इसको नहीं हटाएंगे थर्ड स्टेप में, ये रहेगी। लेकिन हमें थर्ड स्टेप में इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, लिटिल सेपरेटेड। इससे क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर नहीं है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक पे नेगेटिव, एक की पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ओके। अभी ये इस पे आ गया, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है, ये नेगेटिव है इसकी वजह से ये पॉजिटिव है, थोड़ा सब पर है, ये नेगेटिव किसकी वजह से, यहां है, ठीक है। अभी देखिए जब ये इसको सेपरेट कर दिया है, जब सेपरेट नहीं थे इसको हटाएंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी एक ही है। अब बीच में सेपरेशन लाया, इसका मतलब ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका प्रभाव इस जगह पे यहां ले चार्जेस का, ओके, और ये यहां। अभी डी स्टेप्स में हम इसको हटा देते हैं और हमारे पास ये दो स्फीयर, एक नेगेटिवली चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो जाता है। दिस इज हाउ वी मेंटेन चार्ज ऑन द two spheres for some time permanently, and the process is done by charging by induction. So third or fourth process, this indicates that the spheres insulated, okay, the same sphere A and B, A negative charge, okay, यहाँ का दिखा सकता हूँ, नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया निश्चित रूप से, ओके।
ये sphere है, slight positive charge sphere, and this is D, तो charged spheres get electrified with small charge, with small amount of charges by induction. Okay, so we could accomplish our task, that is how to charge body, is two bodies, how to charge one body or two body by इंडक्शन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं समाप्त करते हैं और हमने इन दो लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ी हैं। इन दोनों लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, लेक्चर 1 को भी देखिए और लेक्चर 2 को भी देखिए। आगे कंटिन्यूटी में आप देखने के इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं और इन चार्जेस की कितनी स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टी है, ये सब हमको समझ में आ जाएगा। आगे लेक्चर 3 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता कितना है और बॉडी का चार्ज मेजरेबल है। इलेक्ट्रिक चार्ज बिकम्स ए क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी है तो कितना, हाउ मच चार्ज, सो चार्ज इज मेजरेबल, सो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हम नोटेशन देंगे, इसके फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूले के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो कीप वाचिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर्स। Always remember, the electrostatics is a branch of physics which deals with the forces and fields of arising from stationary charges. तो हम स्टैटिक चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज स्टेशनरी है, वही फिनोमेना पढ़ रहे हैं। तो आप आगे इन लेक्चर्स को देखते रहिए। ओके।